नजीब नाम का एक लड़का सऊदी अरब के रेगिस्तान में फंस जाता है। एक ट्रैवल एजेंट नजीब को एक शेख के हाथों बेच देता है। नजीब अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए काम की तलाश में सऊदी अरब आता है। यहाँ तक कि उसने अपने घर को गिरवी रखकर यह कदम उठाया था। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि वह पानी की एक बूंद के लिए भी तरसता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को देखते हैं। नजीब को अपनी भाषा मलयालम के अलावा उसे हिंदी भी नहीं आती, जबकि उसका छोटा भाई हकीम वह पढ़ा लिखा है। उसे इंग्लिश और हिंदी समझ आती है। वो दोनों जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया होता, जबकि उन्हें बताया गया था कि कंपनी का एक आदमी तुम्हें पिकअप करने आएगा। उनके साथ आए हुए लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे। वो लोग एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को उस कंपनी का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहते हैं। जब वह आदमी उस नंबर पर कॉल करता है तो बेल जा रही होती है, लेकिन फोन कोई भी नहीं उठाता। वो आदमी कहता है, आज शुक्रवार है, आज के दिन छुट्टी होती है, इसलिए शायद कोई फोन नहीं उठा रहा। रात के 8:30 हो चुके थे। हकीम अपने भाई से कहता है कि मां परेशान हो रही होगी। हमने एक फोन भी नहीं किया। तभी उनके सामने एक शेख आता है। वो शेख उनसे कुछ अरबी में बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी की तरफ से शायद यह हमें लेने आया है। वो दोनों उस आदमी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। नजीब को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। अब उसके पास पानी भी नहीं था। वो शेख से पानी मांगता है, लेकिन वो नजीब को चुप रहने को कहता है। बहुत रात हो चुकी थी। हकीम को याद आता है कि हमने मां को अभी तक कॉल ही नहीं किया। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। हकीम शेख से कहता है कि एक कॉल करनी है, लेकिन वो शेख कहीं भी रास्ते पर गाड़ी नहीं रोकता और गाड़ी चलाता रहता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो उन्हें एक रेगिस्तान पर ले आता है। ये रेगिस्तान देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो दोनों समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें तो टॉन पर जाना था, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं। वो शेख दूसरे शेख को बुलाकर कहता है कि तुम इस लड़के को रखो, मैं कल सुबह आऊंगा। इस तरह वे हकीम को यहाँ भेज देता है। दोनों भाई चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि हम दोनों को अलग मत करो। हकीम अपने भाई को कहता है कि भैया मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वह शेख नजीब को बहुत ज्यादा मारता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। फिर नजीब को वहां से ले जाता है। फिर कुछ दूरी पर ले जाकर वह गाड़ी रोक देता है और उसे दूसरे आदमी के पास ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक बंदा लाया हूं। नजीब उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां समझने वाला कोई नहीं था। उसे तो कितनी बातें उसका छोटा भाई उसे समझाता था। अपने भाई के बिना नजीब इस अजनबी देश में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तभी नजीब वहां एक बुजुर्ग आदमी को देखता है। वो आदमी हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। वो उस बुजुर्ग आदमी से इशारे में पानी मांगता है। वो आदमी पानी की टंकी की तरफ उसे इशारा करता है। नजीब वहां जाकर पेट भर के पानी पीता है, क्योंकि वह बहुत घंटों से प्यासा था। फिर वह सोचता है कि मैं इस रेगिस्तान में सोऊंगा कहां। तभी वह देखता है कि उसका बॉस टेंट के अंदर सो रहा है। फिर वह बाहर एक साइड पर लेट जाता है। बाहर बहुत ठंड थी। नजीब अपने गांव, परिवार और अपनी जिंदगी को मिस कर रहा था। नजीब हमेशा से गल्फ जाना चाहता था। वह अपने दोस्तों को देखता था कि वह लोग गल्फ से महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं। उसका भी सपना होता है कि वह भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। वह अपने एक दोस्त से पूछता है कि गल्फ जाने में कितना खर्चा आ जाता है। उसका दोस्त बताता है कि करीब 30,000 में वीजा आ जाएगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो बताओ। मेरे एक मामा जी हैं, वह ये काम करते हैं। नजीब कहता है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मुझे इसके लिए अपना घर बेचना पड़ेगा। उसका दोस्त कहता है, तुम अपना घर गिरवी रख दो और फिर गल्फ जाने के बाद तुम्हारे पैसे वापस, फिर कर्जा उतर जाएगा। इस तरह नजीब अपने घर को गिरवी रखकर सऊदी अरब आया था। नजीब अपने परिवार को याद करता है कि उसकी पत्नी सैनो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ और पत्नी उसके जाने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाती हैं और नजीब सोचता है कि जल्दी से पैसे कमाकर घर की मरम्मत करा लूंगा। और यह सब सोचते हुए नजीब की आंख लग जाती है। नजीब का बॉस उसे सोते हुए देख लेता है। वो लात मारकर उसे उठाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंट के पास सोने की। फिर अगली सुबह वह बुजुर्ग आदमी भेड़ बकरियों का दूध निकाल रहा था।
वो आदमी नजीब से कहता है कि यह दूध अपनी बॉस को दे दो। वह हिंदी में बोल रहा था, इसलिए नजीब को समझ नहीं आता और उसे लगता है कि यह दूध उसे पीने के लिए दे रहा है। नजीब वह दूध पीने लग जाता है। तभी वह आदमी उसे दूध छीन लेता है और फिर इशारे से समझाता है कि दूध उस बॉस को दे दो। फिर नजीब उसे दूध दे देता है। नजीब एक बार फिर से वह अरबी बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता और नजीब को मारने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ दूसरा शेख आता है। नजीब उसे अपना एड्रेस और नंबर दिखाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शेख उसका वह एड्रेस और नंबर फाड़ देता है। अब बेचारा नजीब बहुत रोता है। वह बेबस और लाचार हो चुका था। फिर शेख उसे खाने के लिए रोटी देता है। वो रोटी इतनी मोटी और हार्ड थी कि उसे चबाए भी नहीं जा रही थी। शेख उसे पानी देता है और इशारे से समझाता है कि रोटी को पानी में डुबाकर खा लो। नजीब बहुत भूखा था। उसे मजबूरी में यह रोटी खानी पड़ती है। वहीं पास में एक टूटी हुई कार पड़ी होती है। नजीब रात को उस कार के अंदर सो जाता है। सुबह नजीब जब टॉयलेट जाता है तो वह शेख आकर उसे पीछे से लात मारता है और उसका पानी उठाकर ले जाता है। नजीब कहता है, अब मैंने क्या गलती कर दी। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसे कहता है कि वह पानी शहर से खरीद कर लाता है, इसे ये शेख जाया नहीं करने देता। फिर नजीब कहता है कि मैं फिर साफ कैसे करूंगा। वह आदमी रेत की तरफ इशारा करके कहता है कि इससे साफ कर लो। नजीब को इस बात पर बहुत शर्म महसूस होती है। अब उसके इतने बुरे दिन आ चुके थे कि उसे टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर वहां एक बंदा आता है। नजीब उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाओगे। तभी वहां शेख आ जाता है। वह कहता है कि तुम इस आदमी से क्या बातें कर रहे थे, और फिर नजीब को अपनी गन के पिछले हिस्से से बुरी तरह मारने लग जाता है। नजीब अपने गांव के दिन याद करता है कि वह नदी में किस तरह नहाता था और वह आज कितने दिनों से नहाया नहीं है। नहाना तो दूर, उसे यहाँ शौच के लिए भी पानी नहीं मिलता। एक सुबह शेख नजीब को उठाकर उसे भेड़ बकरियों का दूध निकालने को कहता है। ये काम वो बुजुर्ग आदमी का था, लेकिन वह आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहले तो बकरियां उसे बहुत मारती हैं, वह जख्मी भी हो जाता है और धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है और वह भेड़ बकरियों का दूध निकालने लग जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए यह मोटी रोटी भी नहीं मिलेगी। अब उसे यहाँ कुछ दिन बीत चुके थे। नजीब टूटी हुई गाड़ी के शीशे में अपने आप को देखता है, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह अपने आप को देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी वह एक पहाड़ी पर जाता है आत्महत्या करने के लिए। वह वहां देखता है कि काफी सारे गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे हैं। वो नीचे जाकर देखता है तो वो लाश उस बुजुर्ग आदमी की थी जो भेड़ बकरियों का दूध निकालता था। वो सोचता है, इस इंसान का इतना बुरा हाल हो गया है, इस बेचारे को दफनाया भी नहीं गया और शायद ऐसा ही हाल मेरा भी होगा। नजीब उन गिद्ध को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देते हैं। नजीब वहां से भाग जाता है। नजीब अगली सुबह वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह शेख उसे देख लेता है और ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। शेख उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली नजीब को नहीं लगती। वह डर के मारे वहीं पर गिर जाता है। शेख उसे अपनी बंदूक से इतना मारता है कि उस बेचारे का एक पैर टूट जाता है कि वह दोबारा भागने की कोशिश ना करे, और नजीब के हाथ पैर बांध देता है। उसे पीने के लिए पानी भी नहीं देता। रात होने पर नजीब बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ खोल लेता है और पानी पीने लगता है। फिर हम देखते हैं कि नजीब को देखकर लगता है कि उसे यहाँ 1-2 साल हो चुके हैं। एक दिन नजीब भेड़ बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक रेगिस्तान में बारिश होने लगती है, तो नजीब अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक गुफा में चला जाता है और अपनी सूखी हुई रोटी खाने लगता है। तभी उसे गुफा के उस पार कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा के उस पार चला जाता है। उसे थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी और कोई नहीं, उसका भाई हकीम होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। हकीम उसे बताता है कि मुझे यहाँ काम पर रखा है। वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। भैया हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नजीब उससे कहता है कि मैंने यहाँ से कितनी बार भागने की कोशिश की, मेरी कोशिश हर बार नाकाम हुई। इस कोशिश में उन लोगों ने मेरी एक टांग भी तोड़ दी। अब मैं लंगड़ा कर चलता हूँ।
हकीम कहता है, भैया मैंने आपको एक बार देख लिया, अब चाहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हकीम का काफिला आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। अगले दिन नजीब जब ऊंटों को ले जा रहा था तो वहां कुछ दूरी पर हकीम आता है। वह नजीब के लिए पत्थर के नीचे एक पेपर रख कर जाता है। वह लंगड़ा हुए उस पेपर के पास जाता है। उस पेपर में लिखा था कि मैं जहां काम करता हूं कि वहां एक इब्राहिम नाम का अफ्रीकन आदमी रहता है। उसको यहाँ के सारे रास्ते पता है। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है। वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फिर यह तीनों एक दिन मिलते हैं। इब्राहिम कहता है कि कुछ दिन बाद शेख के बेटे की शादी है। वो सब लोग शादी में बिजी होंगे। हम लोग मौका देखते ही यहाँ से निकल जाएंगे। आखिरकार वह दिन आ जाता है। उस दिन सब लोग शादी में गए हुए थे, इसलिए नजीब कपड़े उतारकर उस टंकी के पानी में नहाता है। नजीब सालों के बाद आज नहाया था। वह वही पुराने कपड़े पहनता है जब इंडिया से सऊदी अरब आने पर पहने थे। तो पैंट इतनी लूज हो गई थी कि वह एक रस्सी की मदद से अपनी पैंट को बांध लेता है। नजीब लास्ट बार यहाँ की भेड़ बकरियों को चारा पानी देकर उन्हें बाएं बोलकर वहां से चला जाता है। ये तीनों अपने सफर में निकल जाते हैं। रात होने पर यह लोग एक काफिले पर पहुंचते हैं। इब्राहिम उस काफिले से पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन एक शेख उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। यह लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ वहां भागते हुए जब सुबह होती है तो इन्हें पता चलता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वह अपने चारों ओर रेत ही रेत देखते हैं। वो लोग फिर भी चलते रहते हैं। थोड़ी दूरी पर हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है, लेकिन वह उसका भ्रम था। जब वह वहां जाता है तो वहां एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। शायद यह भी प्यास के कारण मर चुका था। थोड़ी दूरी पर जाकर रेगिस्तान के रेतीले सांप उनके सामने आ जाते हैं। इब्राहिम हकीम को उस जगह से अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन नजीब वहीं पर खड़ा रह जाता है और सांप उसके पैर में था। इब्राहिम उसे कहता है कि तुम वहां से हिलना मत। देखते ही देखते वो सांप वहां से चला जाता है। इस तरह रेगिस्तान पर नंगे पैर चलने की वजह से नजीब के पैर जख्मी हो जाते हैं। इब्राहिम अपने कोट का कपड़ा फाड़कर उसके पैर में बांध देता है। अब भूख और प्यास से इनका बुरा हाल हो चुका था। इब्राहिम बार बार इन्हें हिम्मत देता है और इनका हौसला बढ़ाता है। आगे चलते हुए हकीम और नजीब दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर इब्राहिम उन दोनों को होश में लाने के लिए अपना पसीना पिलाना पड़ता है। अब इन्हें इस रेगिस्तान के सफर में 3 दिन हो चुके थे। हकीम का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। उसे आगे चलकर एक शहर दिखाई देने लगा, लेकिन यह भी उसका भ्रम था। शायद उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। हकीम उन दोनों को धक्का मारकर वहां से भागने लगता है और प्यास की वजह से वो रेत को ही खाने लग जाता है। हकीम वहीं पर गिर जाता है और देखते ही देखते उसकी सांसें थम जाती हैं। नजीब अपने भाई के लिए बहुत रोता है और उसकी माँ ने यह भी कहा था कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, लेकिन वह बेचारा अपने भाई का ख्याल नहीं रख सका। तभी सामने से एक रेत का तूफान आ जाता है। इब्राहिम नजीब को वहां से खींचकर ले जाने लगता है। उस तूफान में हकीम की लाश भी गायब हो जाती है। वह लोग वहीं पर पड़े रहते हैं और अगले दिन अपना सफर फिर से स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे इब्राहिम का भी भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी दूरी चलने पर उन्हें एक तालाब नजर आता है। नजीब उस तालाब को देखकर उस तरफ भागता है, लेकिन इब्राहिम उसे रोक लेता है कि यह तालाब जहरीला भी हो सकता है। और फिर वह लोग एक कपड़े की मदद से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इब्राहिम को वहीं तालाब के पास एक कांच की बोतल मिलती है। वो कांच की बोतल से एक धुन बुझाने लगता है। उस धुन को सुनकर कुछ परिंदे वहां आ जाते हैं। उसे इन्हें पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में जाना होगा। वो लोग वहां से फिर से चलने लगते हैं और कुछ देर बाद रात हो जाती है। नजीब की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो चलने लायक नहीं रह गया था। रात को वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो वह देखता है कि इब्राहिम वहां से जा चुका था और एक कांच की बोतल में उसके लिए पानी रख कर जाता है। नजीब वो पानी पीता है और धीरे धीरे अपना सफर शुरू करता है। 2 दिनों के बाद नजीब को एक सड़क नजर आती है। नजीब सड़क पर आकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर कोई आदमी लिफ्ट नहीं देता। तभी वहां एक शेख गाड़ी में आता है और वह उसकी मदद करता है। वह नजीब को पानी भी पिलाता है। वह उसे गाड़ी में बैठाकर शहर में ड्रॉप कर देता है। फिर नजीब लंगड़ा हुए एक मलयाली रेस्टोरेंट में जाता है। यह रेस्टोरेंट एक
कुंजिका नाम के आदमी का था। उसे नजीब की हालत देखकर उस पर तरस आता है। वह नजीब की इस हालत को सही कराता है और उसका ट्रीटमेंट भी कराता है और उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करके उसके परिवार वालों से उसकी बात करवाता है। नजीब को यहाँ 4 साल हो चुके थे। उसके पेपर पूरे ना होने की वजह से उसे 3 महीने जेल में रखा जाता है। जो लोग कंपनी से भागकर आते हैं वह शेख उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तभी नजीब का शेख भी वहां पर आता है। नजीब उसे देखकर घबरा जाता है और छुपने लग जाता है। वो नजीब को पहचान लेता है, लेकिन वह उसे वहां से नहीं ले जाता। वो बताता है कि उसे गलती हुई थी। उसके पास किसी और को काम करने के लिए आना था, वह गलती से इसे ले गया। 3 महीने जेल में रहने के बाद नजीब अपने घर इंडिया वापस जाने लगता है। नजीब और उसके जैसे कितने लोगों को सऊदी अरब की सरकार उन्हें इंडिया भेजने का इंतजाम कर देती है। वह सोचता है कि गल्फ जाके सारे लोग अपने परिवार वालों को महंगी महंगी चीजें देते हैं, लेकिन मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है मेरी उम्र। यही मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को दे सकता हूँ। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे पास जितना है हम उसी से ही जीना सीख लें और उसी से छोटी छोटी खुशियां हासिल करें। हम ज्यादा बेहतर पाने की चाह में बहुत कुछ खो देते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।